नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन का। अब जो डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ उसको नेक्स्ट जब हमको जीआईटी पढ़ाएंगे ना आपको, तो उसमें जो है वो डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बाकी जो है आप प्रोटीन की डाइजेशन जो स्टमक में कैसे होती है, आगे फर्दर किस तरह होती है, पेप्टाइड्स वगैरह किस तरह बनते हैं, ये सारा आप जो है वो जीआईटी में पढ़ेंगे और आपको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ डिजीज़ेज लिखे हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है सीलिक डिजीज़। सीलिक डिजीज़ को आप फिजियो में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपरली ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, क्योंकि जो ज़्यादा किस डाइट को यूज़ करने की वजह से, ग्लूटेन डाइट को यूज़ करने की वजह से, जो कि हमारे पास वीट में, बार्ले में और राइस वगैरह में प्रेजेंट होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें ऐसी डाइट यूज़ नहीं करते जिसमें ग्लूटेन ज़्यादा प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर इसको ट्रीट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि मेल ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपरली चीज़ें ऑब्जॉर्ब नहीं हो रही होती हैं, और ये इम्यून मेडिएटेड डैमेज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। कुछ ऑब्जॉर्प्शन एबनॉर्मलिटीज़ भी लिखी हुई हैं, उसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि अगर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन और प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स ऑफ द किडनीज़, यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं जो ये दोनों यूज़ कर रहे होते हैं फॉर अमाइनो एसिड अपटेक के लिए, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सिस्टम्स हैं वही प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स ऑफ द किडनीज़ के सिस्टम्स हैं। तो ये दोनों एक कॉमन सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड के अपटेक के लिए। अब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अमाइनो एसिड प्रॉपरली ऑब्जॉर्ब नहीं होंगे, और वो अमाइनो एसिड जो होंगे वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी कहीं पे अकोमुलेट हो जाएंगे, और उसकी वजह से फर्दर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कोल जो चीज़ लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि एक सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके अपटेक के लिए, सिस्टीन के, उसके अलावा डाइबेसिक अमाइनो एसिड ऑर्निथीन, आर्जिनिन और लाइसिन, इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, फिर उसकी वजह से क्या होता है, एक डिसऑर्डर हो जाता है सिस्टीन यूरिया। अब सिस्टीन यूरिया में क्या होता है कि ये जो चारों अमाइनो एसिड्स हैं ये यूरिन में अपीयर होना शुरू कर देंगे। अब उसने सिस्टीन यूरिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है कि सिस्टीन यूरिया जो है वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी बताई है कि 1 in 7,000 इंडिविजुअल्स में होता है ये। इसके अलावा क्या होता है कि कोई ना इनहेरिटेड है तो डेफिनेटली जेनेटिक एरर हो जाएगा, तो जेनेटिक एरर की वजह से ये जो है वो डिजीज़ कॉज होता है। और इसके अलावा ये डिजीज़ अपने आप को एक्सप्रेस किस तरह करेगा, ये डिजीज़ इस तरह एक्सप्रेस करेगा कि प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी सिस्टीन की, और उसकी वजह से किडनीज़ में क्या होंगे, स्टोन्स बनना शुरू कर देंगे। अब वो जो स्टोन्स बनना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली वो यूरिन को आगे से पास आउट नहीं होने देंगे और यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देंगे। अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि ओरल हाइड्रेशन जो है ये इसमें इसका इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। ये हर्टनअप डिसऑर्डर का इसने लिखा हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ट्रिप्टोफेन जो होता है उसका जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो अपटेक नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हमें हर्टनअप डिसऑर्डर होता है। यहाँ प्लेग्रा लैक डर्माटोलॉजिकल इसमें सिम्टम्स अपीयर करते हैं, यानी डर्माटोलॉजिकल सिम्टम्स और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें अपीयर करेंगे। तो यानी इसमें बेसिक अगर आ जाए आपके पास कि हर्टनअप डिसऑर्डर क्या होता है, तो आपने लिखना है कि डिफेक्ट्स हो जाते हैं। किसके डिफेक्ट्स आ जाएंगे कि अपटेक नहीं होगा ट्रिप्टोफेन जो अमाइनो एसिड है ना इसके ट्रांसपोर्टर में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएंगे। और इसके सिम्टम्स अगर देखे जाएँ तो 2 सिम्टम्स हैं, एक तो डर्माटोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे और दूसरे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट अब हम बेसिक अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म पे आ गए हैं। अब उसने कहा है कि जो अमाइनो एसिड होता है ना, उसमें जो अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है वो बेसिकली उसको क्या करता है, एक लॉक के तौर पे, उसकी एक सेफ्टी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, जो उसको ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन से प्रिवेंट कर रहा होता है, यानी उसको सेफ रख रहा होता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन नहीं होने देता उसके ऊपर। तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है कि उस अल्फा अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने होने, और फिर जब उस अल्फा अमाइनो ग्रुप को रिमूव करेंगे तो फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो सकेगी। अब जो होता है ना हमारे पास अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूव करना, अमाइनो एसिड से अगर हमने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे कि अल्फा अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देंगे, और यही हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप भी है किसके कैटाबॉलिज्म में, अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में। क्योंकि अगर अल्फा अमाइनो ग्रुप हम रिमूव नहीं करेंगे तो अमाइनो एसिड तो एक सेफली लॉक फॉर्म में रहेगा, उसकी ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हो ही नहीं सकेगी। अब क्या होगा कि नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ है कि अब जब अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, तो वो जो नाइट्रोजन होगी वो डिफरेंट कंपाउंड्स में इनकॉपरेट करेगी, जैसे कि यूरिया के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो इस तरह वो जो नाइट्रोजन हमें मिलेगी वो बॉडी से डिफरेंट फॉर्म्स में एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी।
अब इस सेक्शन में हमने दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले ट्रांसअमाइनेशन पढ़नी है, दूसरी हमने ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शंस पढ़े होने। इसकी वजह से हमें क्या मिलेंगी, अमोनिया मिलेगा, एस्पार्टेट मिलेगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स ही हमारे जो यूरिया साइकिल है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नाइट्रोजन का सोर्स है यूरिया साइकिल के अंदर। पहला नाइट्रोजन जो हमें मिलेगा वो अमोनिया से मिलेगा, सेकेंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारा एस्पार्टेट दे रहा होता है। अब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप ही है ट्रांसअमाइनेशन का स्टेप है। अब पहला स्टेप जो है वो हमारे पास क्या होता है कि अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में अल्फा अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होना है किसके पास, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के पास। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है ना उसने जाना है किसके पास होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के पास, और वहाँ से हमें क्या मिल रहा होता है, अल्फा कीटो एसिड्स मिल जाते हैं, और दूसरी चीज़ जो मिलती है वो हमें ग्लूटामेट मिल रहा होता है। अब अल्फा ग्लूटारेट का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल उसने यही बताया है कि ये अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले कर रहा होता है कि ये अल्फा अमाइनो ग्रुप को रिसीव कर रहा होता है अमाइनो एसिड से, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड से इसने रिसीव करना होता है, और फिर क्या बन जाता है, ये ग्लूटामेट बन जाता है। अब ग्लूटामेट यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा ट्रांसअमाइनेशन के जरिए उसने फर्दर क्या होना होता है, ऑक्सीडेटिवली डीअमाइनेटेड होना होता है, या फिर वो हमारे पास ग्लूटामेट होता है वो अमाइनो ग्रुप डोनर के तौर पे यूज़ हो जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। यानी अगर यहाँ तक बात करें तो ये एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले ट्रांसअमाइनेशन होगी। ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है, अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है, वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट ने एक्सेप्ट कर लेना होता है, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड से अल्फा अमाइनो ग्रुप को रिसीव कर लेता है। सेकेंडली जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास ग्लूटामेट बनेगी। ग्लूटामेट की आगे से क्या होनी होती है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होनी होती है, ठीक है, वो आगे से ऑक्सीडेटिवली डीअमाइनेशन होती है। या दूसरा अगर हम देखेंगे ग्लूटामेट की दूसरी फेट क्या होगी, तो वो क्या कर देगा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाना शुरू कर देगा, उसमें वो अमाइनो ग्रुप डोनर होगा। अब क्या होता है कि हमारे पास अमाइनो ट्रांसफरेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि अमाइनो ग्रुप को एक कार्बन स्केलेटन से दूसरे की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, सही है। तो हमारे पास अमाइनो ट्रांसफरेजेस दो तरह के होते हैं, या हम उनको ट्रांसअमाइनेजेस भी कह रहे होते हैं, एलानिन अमाइनो और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस आ जाते हैं। अब ये एंजाइम्स जो हो जाते हैं ना, ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे, साइटोसोल में भी मिल रहे होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें आप कि लाइसिन और थ्रियोनिन जो होते हैं ना, ये दो अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं कि ये जो हैं वो ट्रांसअमाइनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। बाकी सारे अमाइनो एसिड जो हो जाते हैं ना वो ट्रांसअमाइनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एक्सेप्ट लाइसिन एंड थ्रियोनिन। आप इसको एलटी से भी याद रख सकते हैं कि एलटी, लाइसिन एंड थ्रियोनिन, ये दो अमाइनो एसिड जो हो जाते हैं ना, ये डीअमाइनेशन प्रोसेस के ज़रिए अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप जो होते हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं या लूज़ कर रहे होते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिटी में उसने ये एक्सप्लेन किया है कि जो हर अमाइनो ट्रांसफरेज है ना वो स्पेसिफिक होता है अमाइनो एसिड्स के लिए। जैसे कि एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज है तो वो एलानिन के लिए स्पेसिफिक है, जैसे एस्पार्टेट है तो एस्पार्टेट के लिए स्पेसिफिक होता है, क्योंकि डोनर तो हमारे पास सिर्फ एक ही है जो कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट ही है मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स के लिए, लेकिन जो हमारे पास ट्रांसफ़र करने के लिए इंजाइम्स है वो अमाइनो एसिड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, जैसे एलानिन के लिए एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट के लिए एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस। इस डायग्राम से भी आपको ये समझ आ रही होगी कि एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में अल्फा अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूट्रेट के पास गया और रिजल्ट क्या बना, हमारे पास ग्लूटामेट की फॉर्मेशन और यहाँ पे हमारे पास पायरुवेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे उसने यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि जो कोई भी अमाइनो ट्रांसफरेजेस होगा ना उसका जो रिएक्शन होता है वो ग्लूटामेट की फॉर्मेशन जिस साइड पे हो रही होती है वो उस साइड पे रिएक्शन जो होता है वो कैटलाइज हो रहा होता है, मतलब उस साइड पे जो रिएक्शन की डायरेक्शन है ना वो ग्लूटामेट सिंथेसिस की तरफ होती है। कहते हैं कि अगर जो दूसरे अमाइन जैसे हमने बाकी अमाइनो ट्रांसफरेजेस को पढ़े ना तो उनका जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो ग्लूटामेट की फॉर्मेशन करवा रही होती है, लेकिन हमारे पास एक अमाइनो ट्रांसफरेज ऐसा है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज जो क्या करता है कि थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें, ये क्या करता है कि अमाइनो ग्रुप को ग्लूटामेट से ऑक्सैलो एसीटेट की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं और एस्पार्टेट बना देते हैं। अब जो एस्पार्टेट होता है ना वो हमारे पास एक नाइट्रोजन का सोर्स है इन द यूरिया साइकिल। इसी तरह जैसे दूसरे ट्रांसअमाइनेजेस हैं उन सब का रिएक्शन भी क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसका भी जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इस डायग्राम से भी आपको ये समझ आ जाएगी कि ये ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप किधर जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट, और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्पार्टेट बन जाएगा। तो ये जो दो डायग्राम्स हैं, ये जो दो फिगर्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आगे उसने थोड़ा सा हमें मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कोई भी अमाइनो ट्रांसफरेज है एक एंजाइम ही है ना, एंजाइम को अपना काम करने के लिए कोई एंजाइम रिक्वायर्ड होगा।
तो जो ऑल अमाइनो ट्रांसफरेजेस होते हैं ना, उनको जो को एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो पायराडॉक्सिल फॉस्फेट रिक्वायर्ड होता है, जो कि विटामिन B6 का एक डेरिवेटिव है। ये क्या करता है कि जो को एंजाइम होता है ना, ये कोवलेंटली लिंक कर जाता है, जो एक्टिव साइट है ना एंजाइम की, वहाँ पे जाके ये क्या करता है, कोवलेंटली लिंक कर जाता है। अब अमाइनो ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं कि अमाइनो ग्रुप जो है ऑफ एन अमाइनो एसिड, उसको पायराडॉक्सिल पार्ट ऑफ द कोएंजाइम के पास ट्रांसफर करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पायराडॉक्सामीन फॉस्फेट बन जाएगा। अब वो जो पायराडॉक्सामीन फॉस्फेट फॉर्म ऑफ द जो कोएंजाइम है ना, वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, अल्फा कीटो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगी और हमें अमाइनो एसिड दे देगी। उसके साथ ही हमारे पास जो ओरिजिनल एल्डिहाइड फॉर्म थी कोएंजाइम्स की, वो भी हमें दे देगी। तो सिंपल सी बात सिर्फ यही है कि जो ऑल अमाइनो ट्रांसफरेजेस हैं वो अपने कोएंजाइम के साथ रिएक्ट कर, अपने कोएंजाइम उनको रिक्वायर्ड होता है जो कि कोवलेंटली बाउंड होता है किसके साथ, एंजाइम के साथ। फिर उसके बाद जो होता है ना, पायराडॉक्सिल फॉस्फेट से पायराडॉक्सामीन फॉस्फेट बनता है। वो जो पायराडॉक्सामीन फॉस्फेट के पास अमाइनो ग्रुप होता है वो किसको देता है, अल्फा कीटो एसिड्स को देता है और फॉर्म बना देता है हमारे पास अमाइनो एसिड की। उसके साथ ही हमारे पास ओरिजिनल जो एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम है वो रीजनरेट कर देता है। अब यहाँ पे सेकेंडली उसने इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होता है ना, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो होता है ना वो 1 होता है। यानी रिएक्शन जो होता है ना वो किस तरह होता है कि रिएक्शन में सबसे पहले ये हो जाता है कि अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन होती है थ्रू द रिमूवल ऑफ एन अल्फा अमाइनो ग्रुप। यानी अगर किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच मील खा ली है तो अमाइनो एसिड्स उसकी बॉडी में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब उन अमाइनो एसिड की क्या होनी होती है, डिग्रेडेशन होती है, तो अल्फा अमाइनो ग्रुप सबसे पहले रिमूव होगा। और यहाँ फिर हमारे पास क्या होता है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी ऐसी कंडीशन में होती है कि जो उसकी अमाइनो एसिड जो डाइट होती है वो इतनी एडिक्वेट नहीं होती कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी कर सके, तो इसी वजह से इक्विलिब्रियम रिएक्शन 1 होता है कि जितना हमारे पास अगर हम ज़्यादा प्रोटीन रिच मील ले रहे हैं तो उतनी ज़्यादा डिग्रेडेशन होगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी ऐसी स्टेट में है कि उसके पास इतने ज़्यादा अमाइनो एसिड्स नहीं है और बॉडी को ज़रूरत है, तो फिर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा डिग्रेडेशन उतनी ही साथ साथ फिर जो है वो मजीद सिंथेसिस भी हो रही होती है जब बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। तो इसी वजह से जो हमारे पास इक्विलिब्रियम अगर हम कॉन्स्टेंट देखें इन रिएक्शन का, तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अब अमाइनो ट्रांसफरेजेस हमारी बॉडी के अंदर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि नॉर्मली ये ना इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं, ठीक। लेकिन क्या होता है कि बहुत सी डिजीज़ फॉर्म्स में अमाइनो ट्रांसफरेजेस के लेवल जो होते हैं प्लाज्मा में नॉर्मली क्या होते हैं कि कम ही होते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी डिजीज़ फॉर्म्स होती हैं जिसमें अमाइनो ट्रांसफरेजेस के लेवल जो हो जाते हैं वो प्लाज्मा में एलिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जब इनके लेवल्स प्लाज्मा में एलिवेट होते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि बॉडी को कोई ना कोई, बॉडी इस टाइम डिजीज़ फॉर्म में, बॉडी को कोई ना कोई डैमेज हो रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि फिजिकल ट्रॉमा और डिजीज़ प्रोसेस कैन कॉज सेल लाइसिस, यानी कोई भी बॉडी को क्या हुआ है, सेल को फिजिकल ट्रॉमा हुआ है, सेल क्या करेगा, लाइसिस फॉर्म में जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एंजाइम सेल के अंदर प्रेजेंट हैं ये बाहर निकलेंगे। इसकी वजह से इनका लेवल क्या करेगा, राइज करना शुरू कर देगा ब्लड के अंदर। जब इनका लेवल राइज करना शुरू कर देगा, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि बॉडी इस वक्त जो है वो हेल्थी स्टेट में नहीं है, बॉडी को कोई ना कोई डैमेज हुआ है, बॉडी को कोई ना कोई डिजीज़ हुआ है इस टाइम। अब जो 2 अमाइनो ट्रांसफरेजेस इंपॉर्टेंट है वो हमने पहले बताती हैं कि एक एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस है, दूसरा जो है वो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज है। अब कौन सी ऐसी ज़्यादा डिजीज़ेज होते हैं जिनमें इनके लेवल जो हो जाते हैं वो प्लाज्मा में राइज कर जाएंगे। हिपैटिक डिजीज़ेज में AST और ALT के लेवल जो हो जाते हैं वो राइज कर जाते हैं। और भी बहुत से डिजीज़ होते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखें तो हिपैटिक डिजीज़ेज आ जाते हैं। अगर हमारे पास क्या हुआ है कि वायरल हेपेटाइटिस या इंजरी हो गई है या इसकी या सेल नेक्रोसिस हो गई है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो गए, ये कंडीशंस हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारा सेल जो है वो रप्चर कर जाएंगे, AST और ALT जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे और उसकी वजह से इनके लेवल प्लाज्मा में राइज कर जाएंगे। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ALT जो होता है वो स्पेसिफिक होता है AST से, और जो AST होता है ना ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब इसमें जो है वो ALT और AST की बात उसने एक्सप्लेन की है कि ALT जो है, यहाँ से याद रखने वाली बात जो है वो स्पेसिफिक और AST जो है वो सेंसिटिव है। और जब इन दोनों के लेवल राइज कर रहे होते हैं किसी ना किसी डिजीज़ फॉर्म में, तो फिर हमें पता चल जाता है कि इस वक्त जो लीवर है ना उसको कोई ना कोई डैमेज हुआ हुआ है, उसमें कोई ना कोई वायरल कंडीशन हो सकती है या कोई टॉक्सिक इंजरी वगैरह की वजह से या कोई सर्कुलेटरी कोलैप्स की वजह से। इसके अलावा जो अमाइनो ट्रांसफरेजेस होते हैं ये नॉन हिपैटिक डिजीज़ में भी जो है ना वो राइज कर सकते हैं, जैसे कि कार्डिक डिजीज़ या स्केलेटल मसल डिजीज़ वगैरह में भी राइज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट इसने ये भी डिस्कस किया है कि
जब हमारे पास क्या होता है कि हिपैटिक डैमेज होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बिलीरुबिन लेवल होता है वो राइज़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो कंजुगेशन होती है वो जाके बिलीरुबिन की कहाँ पे हो रही होती है, लीवर में हो रही होती है। तो उसकी वजह से जब कोई ना कोई हिपैटिक डैमेज होगा तो कंजुगेशन प्रॉपरली नहीं होगी, तो बिलीरुबिन जो होगा वो नॉन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में उसका लेवल जो होगा वो राइज़ करना शुरू कर देगा। ये भी चीज़ एक आप यहाँ से पॉइंट याद रख लें।